नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आज देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो रही है। नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने चिंता और भी ज्यादा बढ़ा दी है। आज 4 राज्यों में ओमिक्रॉन के 64 नए केस सामने आए। इसमें से तमिलनाडु में 33, तेलंगाना में 14, कर्नाटक में 12, केरल में 5 और हरियाणा में 4 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। और देश भर में नए वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या अब बढ़ती चली जा रही है। वहीं साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि 64 मामलों के साथ दिल्ली दूसरे नंबर पर आ चुकी है और 38 केस के साथ तेलंगाना तीसरे नंबर पर है। लेकिन चिंता की बात यह है कि हरियाणा में भी ओमिक्रॉन के केस मिलने शुरू हो गए हैं। पानीपत में इंग्लैंड से लौटे बाप बेटी संक्रमित पाए गए हैं। वहीं करनाल में पुर्तगाल से लौटा शख्स संक्रमित बताया जा रहा है। फरीदाबाद में कनाडा से लौटी युवती की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सरकार और स्वास्थ्य विभाग आखिर कितने तैयार हैं। हरियाणा में भी कोरोना के 4 केस मिलने से अब हड़कंप मच चुका है। ग्राफिक्स के जरिए जरा आपको दिखाते हैं कि नए वेरिएंट के केस आखिर कहां कहां पर मिले हैं और कितना बढ़ता खतरा इसके बाद नजर आता है। तो हरियाणा में ओमिक्रॉन का जो बढ़ता खतरा है, पानीपत में 2 केस मिले हैं और दोनों इंग्लैंड से लौटे थे, यह बताया जा रहा है। वहीं मॉडल टाउन इलाके में यह पूरा परिवार रहता है। पानीपत में ये 2 केस सामने आए हैं। 14 दिन के लिए फिलहाल होम आइसोलेट किया गया है और सतर्कता बढ़ती जा रही है। तो एक पिता और बेटी जो कि ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं और दोनों इंग्लैंड से वापस लौटे हैं। तो ऐसे में इनके अंदर ओमिक्रॉन यानी कि कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। मॉडल टाउन इलाके में यह पूरा परिवार रहता है और 14 दिन के लिए फिलहाल होम आइसोलेशन के लिए उनको रखा गया है। तो ये जो है अलग अलग इलाकों के अंदर हरियाणा में ओमिक्रॉन का खतरा यहां पर नजर आ रहा है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, करनाल की भी बात कर लेते हैं। करनाल में एक केस सामने आया है। पुर्तगाल से यह शख्स लौटा है जो कि पॉजिटिव बताया जा रहा है और बढ़ते संक्रमण का जो खतरा है वो इस शख्स में नजर आया। 11 दिसंबर को यह शख्स पुर्तगाल से वापस लौटा और जब इसकी टेस्टिंग की गई तो उसके बाद ये कोरोना संक्रमित पाया गया है। तो हरियाणा में ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है और लगातार अब दिन पर दिन केस सामने आ रहे हैं। दरअसल प्रोटोकॉल के तहत 7 दिन घर में आइसोलेट ये शख्स रहा था और लगातार जो है आप ऐसे में दूसरे देशों से आने वाले जो लोग हैं उन पर बारीकी के साथ विभाग की तरफ से नजर रखी जा रही है। 22 दिसंबर को ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई थी इस शख्स में, यानी कि करनाल में एक जो केस है ओमिक्रॉन का वो सामने आ चुका है और ऐसे में संक्रमित जो शख्स है वो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में उसको भर्ती कराया गया और जाहिर तौर पर वहां पर अब पूरी जो देखभाल है वहां पर उस मरीज की जा रही है। तो संक्रमित होने के बाद बहुत सारी ऐसी जो खास चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जिनका आपको पालन करना चाहिए, वो लगातार हिदायत के तौर पर बताया जाता रहा है। लेकिन इसमें एक और बड़ी चीज़, क्योंकि एक और जो मामला सामने आया है वो फरीदाबाद से सामने आया। दरअसल फरीदाबाद में भी ऐसा ही मामला सामने आया जहाँ पर निजी अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। और जिले वाइज अगर आप देखें, जिलेवार तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। पानीपत में 2 मामले सामने आए। तो हरियाणा में अगर कुल मिलाकर के देखें तो अब तक कितने केसेस जिलेवार तरीके से सामने आ चुके हैं। पानीपत में 2 केस हैं, करनाल में अभी तक 1 मामला सामने आया है और इसी तरीके से अगर बाकी जिलों की भी आपको स्थिति दिखाएं और बताएं आपको कि वहां पर क्या अभी तक स्थिति बनी हुई है, क्या वहां पर हालात हैं, क्या आपको अभी भी वहां पर और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, तो आप ये भी समझिए। क्योंकि इसके बाद जो अगला जिला आता है वो फरीदाबाद का आता है, जहां पर एक अभी तक जो कोरोना का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वहां उससे संक्रमित एक शख्स पाया जाता है। तो ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश की है पूरी तस्वीर कि आप कितनी तेजी के साथ ये खतरा जो है बढ़ता चला जा रहा है। और खास करके हरियाणा के अलग अलग इलाके, हरियाणा के जो अलग अलग जिले हैं वहां पर इसका कितना प्रभाव नजर आ रहा है और कितना अब एहतियात बरतने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई है। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों से यह अपील भी है इस मंच के जरिए कि आप वैक्सीन की दोनों डोज जरूर लगवाएं। और अगर अभी तक, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 1 डोज लगवाई है, तो दूसरी डोज आपको जरूर लगवाना जरूरी है। वहीं प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि होने के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वेरिएंट को लेकर सभी तैयारियां पूरी की गई हैं।
आ गया है ओमिक्रॉन का, मुझे पता लगा है, उसकी भी जानकारी हुई है, लेकिन हमने इसके लिए तैयारियां सब की हुई हैं कि भी जो भी केसेस ऐसे आते हैं उसके इलाज का जो सारा प्रोटोकॉल बन चुका है कि उसको इलाज किस प्रकार का चाहिए। हालांकि हॉस्पिटलाइजेशन की उसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं अभी पता लग रही है। अभी तो यह है कि उसको निश्चित दिन के लिए अपने घर पर ही रह करके इलाज कर सकता है। उतना जितना कोविड पहले चला था उस प्रकार का ये प्रभाव उसका उतना ज़्यादा नहीं है, प्रभाव कम है, लेकिन इसके फैलने की जो गति है वो ज़्यादा है। इसलिए इसको थर्ड वेव के रूप में भी देखें तो उसके लिए पूरे तो आपने मुख्यमंत्री को सुना, लेकिन अब आपको जरा हरियाणा में ओमिक्रॉन का जो पहला केस करनाल में मिला है और पुर्तगाल से लौटे शख्स में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, लेकिन लोग अब भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में लोग बिना मास्क के नजर आए हैं। मौजूद है करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में और यहीं पर प्रदेश का पहला कोरोना संक्रमित मरीज है, उसको आइसोलेट किया गया है। लेकिन जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और नए वेरिएंट की भी हरियाणा में एंट्री हुई है, इसके मुताबिक लोग जागरूक नहीं। आप देख सकते हैं कि जो लोग मेडिकल कॉलेज से निकल रहे हैं उन्होंने मास्क नहीं लगाया। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो लगातार यहाँ से निकलते हैं, लेकिन मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग की कहें वो पालना नहीं की जा रही। आप देख सकते हैं यहाँ भी कुछ लोग आए हैं, शायद वो अभी तक इस खतरे से के प्रति जागरूक नहीं हैं कि उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? प्रविंदर है जी। कहाँ से आए आप? ये करनाल से। कहाँ मेडिकल कॉलेज में किस गया थे? ये तो इनकी डिलीवरी थी ना। अच्छा, तो अभी टाइम है। तो यहाँ हॉस्पिटल में आए, मास्क नहीं लगा रखा, आपको पता है यहाँ ओमिक्रॉन के पेशेंट आ चुके हैं, तो हमें एकदम पता नहीं चला ना। ये जल्दी तो आपको लगता नहीं खतरा हो सकता है मास्क लगाना चाहिए? तो आप ऐसे ही निकल के आ रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से लोग अभी अवेयर नहीं है पूरी तरह से, या कहें कि खतरे को लेकर अभी भी उतना सजग नहीं है कि कितना खतरनाक हो सकता है ओमिक्रॉन वायरस। मामला आ चुका है, बावजूद इसके अभी भी लोग जागरूक नहीं हो रहे, या कहें लोग हिदायतों का पालन नहीं कर रहे। ऐसे में जिस तरह से सिविल सर्जन ने कहा था कि आने वाले दिनों में कुछ कड़े नियम बनाने पड़ेंगे ताकि लोग जो है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। देख सकते हैं उधर से भी लोग निकल के आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर मास्क नहीं लगा रहे। आप देख सकते हैं कि युवा वर्ग है, नौजवान है, शायद ये इसी हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर वो इस तरह की अवहेलना क्यों कर रहे हैं। छुपते हुए नज़र जरूर आ रहे हैं कि शायद वो ना पकड़े जाए कैमरे में, लेकिन ये एक ऐसी तस्वीर है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। करनाल से महेंद्र सिंह, मीडिया न्यूज़ हरियाणा। और आज के बड़े सवाल हैं और इन्हीं बड़े सवालों के साथ जरा आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, क्योंकि ओमिक्रॉन की रफ्तार हम कितने तैयार हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि चेतावनी के बाद लोग आखिर लापरवाह क्यों नजर आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है। ये ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि सामने आ रही हैं और इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और उसमें हमारे साथ कुछ खास पैनल भी कार्यक्रम में जुड़ने जा रहा है, उनसे आपको मिलवाएं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारे साथ आज के जो खास पैनल के अंदर कौन कौन हमारे सब लोग शामिल हैं, जरा बताएं आपको। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रवीण अत्री साहब हमारे साथ कार्यक्रम में। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बजरंग दास जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ कुछ और मेहमान भी हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। ए.के. पांडे साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। ESI फरीदाबाद से डिप्टी डीन है हमारे साथ। इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता हमारे साथ रजत पंजेटा साहब भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रजत जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में ए.के. पांडे साहब आपसे ही कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जाहिर तौर पर एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि ओमिक्रॉन का खतरा आज देश के अलग अलग राज्यों के अंदर नज़र आ रहा है। कई ऐसे राज्य हैं जो कि पहले बहुत कम संख्या थी, लेकिन अब 13 से ज़्यादा ये राज्य हो चुके हैं जहाँ पर ओमिक्रॉन अपनी दस्तक दे चुका है। हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है, मामले सामने आ चुके हैं। अलग अलग जिलों की रिपोर्ट भी हमने अपने सभी दर्शकों तक पहुँचाई है। अब ये कितना बड़ा खतरा है, हालांकि मुख्यमंत्री भी मान रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ये उतना ज़्यादा प्रभाव तो नहीं डालता है, लेकिन खतरा तो है। तो जरा बताइए दर्शकों को कितना बड़ा खतरा है। देखिए शुभेंदु जी, ये आपने एक्चुअली अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी बता दिया कि जो केसेस आ रहे हैं बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। और आप देखें कुछ दिन पहले इसकी जस्ट अभी दस्तक हुई थी देश में,
और ये 300 के आसपास हमें पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं पांडे जी, लगा। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए एक बारी। नहीं, आई थिंक हम अनम्यूट हैं। अभी आवाज़ आ रही है मेरी? शुभेंदु जी, मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल, अपनी बात रखिए सर। हाँ, मेरा एक्चुअली वही मानना है कि ये आपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी दिया कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसकी सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि ये बहुत हाईली इन्फेक्शियस है। मतलब इसकी इन्फेक्टिविटी रेट अभी कई कंट्री में अलग अलग रिव्यू आए हैं, बट कहीं भी 3 गुना से कम नहीं बताया गया डेल्टा वेरिएंट से, 3 से 12 गुने तक बताए जा रहे हैं। तो इसका बस दूसरा इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि ये इसमें सीरियस कोविड अभी तक ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुए, एक्सेप्ट कुछ कंट्री में जहाँ पर अनवैक्सीनेटेड लोग हैं या कुछ कोमॉर्बिड कंडीशन में हुआ है। तो इसमें एक चीज़ खुल के ये सामने आ रही है कि जहाँ पर जिस एरिया में वैक्सीनेशन की रफ्तार कम है या कम लोग वैक्सीनेट हुए हैं, उनको हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी वैक्सीनेशन की, फर्स्ट और सेकेंड डोज दोनों डोज, क्योंकि यही एक वैक्सीनेशन ही है जिसके इसके सीरियस कोविड से बचा सकता है। इन्फेक्शन को रोकने के लिए तो बहुत सारे मेजर लेने होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, और जरूरत पड़े तो इवन लॉकडाउन की भी कोशिश करनी चाहिए। अगर हमें लगे कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लोग एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन के पास लॉकडाउन के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ठीक है, यानी कि आखिरी ऑप्शन लॉकडाउन ही है, जो कि हम इससे पहले तक देख चुके हैं, लेकिन उसके दुष्परिणाम भी हम देख रहे थे। इससे आर्थिक रूप से कितना हद तक नुकसान पहुंचा, लेकिन क्या वाकई में अभी उसकी ज़रूरत आन पड़ी है, ये ज़रा समझ लेते हैं। मैं जरा प्रवीण अत्रे साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में है। सर, ओमिक्रॉन को लेकर के दस्तक तो हो चुकी है, देश की सरकार इसको लेकर के चिंता जाहिर कर चुकी है, लेकिन राज्य सरकारों के ऊपर भी निर्भर करता है कि आगे उनकी रणनीति इस पर क्या होनी चाहिए। बड़ा खतरा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि थोड़ा डिले करते करते कुछ ज़्यादा देर हो जाए? ऐसा तो नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोगों की ऊपर मुसीबत और संकट बड़ा हो सकता है। देखिए शुभेंदु, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपके चैनल को एक साधुवाद दूंगा, आपका धन्यवाद करूंगा कि इस विषय पे आज आपने चर्चा करना की जो प्रोग्राम रखा, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है। 2 बिंदु जिसका पांडे जी भी जिक्र कर रहे थे, एक वैक्सीन और दूसरा कोरोना वायरस के लिए जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो कोरोना के लिए व्यवहार है, जिसको शायद हम कहीं ना कहीं धीरे धीरे भूलते जा रहे थे। आपकी इस चर्चा की वजह से आपके दर्शक, मैं समझता हूं, थोड़ा अवेयर होंगे और इस बात को समझेंगे कि जो व्यवहार हम पहले कोरोना का एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो था, जिसमें हम मास्क लगा रहे थे, अपने हाथ सैनिटाइज कर रहे थे, बार बार हाथ धो रहे थे, उस बिहेवियर को ना छोड़ें। और दूसरा, मैं वैक्सीन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह से पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन की ड्राइव चली, हरियाणा प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन की ड्राइव चली, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, लगभग 13 लाख की संख्या अभी भी हरियाणा प्रदेश में ऐसे लोगों की है जो वैक्सीन लेने के लिए सामने नहीं आए, या यूं कहिए जिन्होंने वैक्सीनेशन को ज्यादा महत्व नहीं दिया। तो आपका प्रोग्राम देख के शायद उन लोगों को समझ में आएगा कि वैक्सीनेशन कितनी जरूरी है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वायरस से बचने के लिए, जैसे कि पांडे जी भी जिक्र कर रहे थे। अब बात आती है, तो आपने सवाल किया था, देखिए सरकार पूरी तरह से ये जो नया वेरिएंट आया है ओमाइक्रॉन, इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और मैं जो बात वैक्सीनेशन की कर रहा था वो इसलिए कर रहा था कि हरियाणा प्रदेश तो वो प्रदेश है जिसने अपने यहाँ जब वैक्सीनेशन करना शुरू किया, पूरे देश की जनसंख्या के अनुपात में देखें तो हमारे हरियाणा की जनसंख्या लगभग 2.5% है, लेकिन अगर हम वैक्सीनेशन का अनुपात देखें तो हमने 3% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन किया है पूरे देश की वैक्सीनेशन ड्राइव के अंदर। तो हरियाणा वैक्सीनेशन के मामले में बहुत अव्वल रहा है। और जहां तक तो इसका जो वेरिएंट की बात कर रहे थे, जैसे पांडे जी भी बता रहे थे कि इसकी संक्रमण जो गति है वो तेज है, लेकिन इसकी मोर्टेलिटी जो है, अगर तो पूरे दुनिया के अंदर जहां जहां अभी इसके केसेस मिलने शुरू हुए हैं, अगर उन सबके ऊपर ध्यान देते हैं तो अभी ऐसी स्थिति नहीं है। मतलब जिस तरह से जो सेकंड वेव आई थी, डेल्टा वेरिएंट जो आया था, उसका जो मोर्टेलिटी था वो कंपैरेटिवली इस ओमाइक्रोन के बहुत ज्यादा था। अभी तक जो देखा गया है वो ये कि हॉस्पिटलाइज होने की भी जरूरत नहीं पड़ती ओमाइक्रोन से अगर कोई व्यक्ति जो है वो संक्रमित होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इसके लिए लापरवाही करें किसी तरह का, ऐसे हमें उस बिहेवियर को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, उस बिहेवियर की पालना करनी ही पड़ेगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मास्क है, जो हम काफी, जैसे अभी आप अपनी रिपोर्ट दिखा रहे थे, करनाल के हॉस्पिटल का जिक्र कर रहे थे कि लोगों ने लापरवाही में मास्क नहीं लगा रखा है, तो हमें इन चीजों से बचना पड़ेगा। और सरकार और पब्लिक
दोनों फ्रंट पे हमें बराबर काम करना पड़ेगा। सरकार पूरी तरह से तैयार है, सरकार ने अपने इंतजाम पूरी तरह से किए हुए हैं और अब पब्लिक को भी ये देखना होगा कि इस बिहेवियर को अडॉप्ट करें। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, अभी तक जो सरकार की पॉलिसीज हैं, आपको लगता है कि प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं जितने जरूरत है, या फिर आपको लगता है कि कहीं देरी ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि चीजें हाथ से निकल जाएं? देखिए, जिस प्रकार ओमिक्रॉन देश के अंदर फैलता जा रहा है, चिंता का विषय जरूर है, मगर इतनी बात नहीं है, इतना डरने की बात नहीं है। देश के अंदर जो केसेज आए हैं, अगर सरकार पूरी चौकन्नी से काम करेगी तो मुझे लगता है कि ये सारा काम कंट्रोल में आ जाएगा। पहले भी जब कोरोना महामारी आई, कोरोना फैला, जिस प्रकार पहले सरकार ने लापरवाही बरती आपके सामने, आलोचना की दृष्टि नहीं बोल रहा, मैं एक बताना चाहता हूं पहले कैसे गलतियां रही, वो गलती दोबारा ना दोहराई। आप देखोगे मात्रे साहब ने कहा भी हमने पूरी मूलभूत सुविधा सारी व्यवस्था की हुई है। यहाँ तक व्यवस्था का जो सवाल आता है, हॉस्पिटलों में देखोगे, हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टर है या स्टाफ है, आज भी 50% से ज्यादा स्टाफ की कमी है, मूलभूत सुविधा की कमी है। यहाँ तक कि अल्ट्रासाउंड की मशीनें, एक्सरो की मशीनों के ऊपर जो डॉक्टर है वो नहीं है, खाली मशीनें खड़ी है। तो जहां मूलभूत सुविधा देने की जरूरत है, सरकार को इसके ऊपर कदम उठाने की जरूरत है। हाँ, ये बात ठीक है, जनता को जागरूक रहने की जरूरत है, मास्क लगाए, सैनिटाइज करे। नहीं, क्योंकि दूसरी लहर से पहले जब ये बार बार कहा जा रहा था, राहुल गांधी ने भी बार बार कहा कि लॉकडाउन अगर सही समय पर लग जाता और सही तैयारी के साथ अगर लॉकडाउन लगाया जाता, जब शुरुआत की जिक्र जब राहुल गांधी ने किया था, तो शायद इतने ज़्यादा लोगों का पलायन नहीं होता, इतने ज़्यादा लोगों को परेशानी नहीं होती। राहुल गांधी ने कहा कि बहुत हद तक देरी कर दी थी सरकार ने इस पर डिसीजन लेने में। आपको नहीं लगता कि अब तीसरी लहर का अंदेशा, जब बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर तीसरी लहर आने का अंदेशा है तो उसका सबसे बड़ा कारण ओमिक्रॉन वायरस हो सकता है, ओमिक्रॉन का वेरिएंट हो सकता है, तो क्या अब ऐसे में कुछ हद तक सख्ती बरत देनी चाहिए? क्योंकि शुरुआत में तो भारत के अंदर एक भी केस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे केसेस बढ़ते चले गए। सख्ती बरतने की जरूरत है, मगर लॉकडाउन वाली स्थिति नहीं है देश के अंदर। हाँ। आपने हरियाणा के अंदर 4 केस बताए, जब 4 केस हमने पकड़ लिए, सरकार ने पकड़ लिए, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। लॉकडाउन कहना आसान है, लॉकडाउन लगने के बाद पूरे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिगड़ जाती है। जब पहले लॉकडाउन लगा था, आपको पता है किस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था खराब हुई, फैक्ट्रियां बंद हुई, लाखों हमारे मजदूर जो घरों में गए, यूपी गए, बिहार गए या मध्य प्रदेश गए, हजारों किलोमीटर उनको पैदल तक जाना पड़ा। किस प्रकार लोगों ने तकलीफ पाई है, अगर वो दिन हम आज याद करते हैं तो मतलब आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो मजदूरों की बात है, जो प्रवासी मजदूर जो यहाँ पर मजदूरी करते हैं, हरियाणा में नौकरी कर रहे हैं, लॉकडाउन का नाम सुनते ही डर जाते हैं। आज ऐसी स्थिति नहीं कि एकदम से लॉकडाउन, ठीक है, लेकिन चेतावनी तो दी जा रही है, ये बार बार चेतावनी दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर घर से बाहर निकलें, दफ्तर से बाहर निकलें, कहीं रास्ते पर जाएं, तो सार्वजनिक जगहों पर आप क्या देखेंगे? वहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, वहां पर लोग मास्क नहीं लगाते हैं, जो कोरोना संबंधी गाइडलाइंस है उनका क्यों पालन नहीं किया जाता है? रजत पंजेटा जी, रजत साहब जरा ये बताइए कि क्यों ऐसा हो पा रहा है, क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है? सरकार तो ये कह रही है कि हम चाहते हैं कि हम लोगों को बचा सकें, लेकिन लोगों को जानकारी पहुंचाने के लिए या कुछ हद तक सख्ती बरतने के लिए, लोगों की अगर जान बचाने के लिए कुछ सख्ती बरतने की जरूरत भी पड़ती है, उनको समझाने के लिए अगर कुछ एक्शन भी लेना पड़ता है, तो उसमें हर्ज क्या? शिवेंदु जी, देखिए ये एक्शन लेने की नौबत ही क्यों आए? अगर जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, अगर पूरा देश बंद करने की बजाय उन्हीं को बंद कर दिया जाए, और पहले तो फॉरेन ट्रैवल पे ही रोक लगनी चाहिए, और अगर रोक नहीं लग सकती तो जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उनको आप उनको कंपलसरी क्वारंटाइन कीजिए, कम से कम 15 दिन के लिए वो अपने घर में रहे या 1 महीने के लिए। कंटेनमेंट जोन बनाने चाहिए। लॉकडाउन मैं ऐसे ठीक नहीं मानता हूँ, क्योंकि लोगों को आप अगर नहीं, आप क्या कोई किसी के लिए भी ये ठीक नहीं होगा, लोगों को वैसे ही मार देता है लॉकडाउन। तो हाँ, मुख्यमंत्री जी अभी कुछ कह रहे थे कि ये ज्यादा इन्फेक्शियस नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को शायद ये नॉलेज नहीं है कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है वैक्सीन के प्रति।
मतलब ये ढीठ है वैक्सीन के प्रति। और 1 लाख के लगभग आज यूके में केसेस पर डे आ रहे हैं। 73% जो है वो ओमिक्रॉन के केसेस हैं यूएस के अंदर, सिर्फ 27% है जो डेल्टा के वेरिएंट के केसेस हैं। दूसरा जो है हरियाणा के अंदर मैं बात करना चाहूंगा खासकर कि हरियाणा के अंदर हमारी जो अभी आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे, विश्व भर में तो बूस्टर डोज की भी चर्चा चल रही है। फाइजर ने अभी एफडीए ने अप्रूवल भी दे दिया एक पिल का। क्या सरकार ने उसके ऑर्डर जो है वो दे दिए हैं? अभी तो वो इंजेक्शन नहीं है, पिल के रूप में है। ये लेटेस्ट न्यूज है अभी फाइजर की कंपनी की जो है वो अभी आज ही अप्रूवल मिला है एफडीए से। तो देखिए हरियाणा की जहां तक अपने अगर हम पहली और दूसरी लहर से कुछ नहीं सीख पाए तो हम तीसरी लहर में क्या सीखेंगे? आज हरियाणा के अंदर अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो 51% डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ की कमी है हरियाणा के अंदर। अगर हरियाणा की बात करें तो अभी नवंबर के महीने में 8,453 करोड़ रुपया पूरे 19 राज्यों को अलॉट हुआ है। हरियाणा ने कोई प्रपोजल ही बना के नहीं बेची। हरियाणा के अंदर अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के हिसाब से और 3,000 व्यक्तियों के ऊपर हमें 3 बेड की जरूरत है। अगर हम नेशनल हेल्थ पॉलिसी अपने देश के हिसाब से भी चले तो 1000 व्यक्तियों के ऊपर 2 बेड की जरूरत है। उस हिसाब से हरियाणा की जो जनसंख्या है वो 2,90,00,000 है। यानी कि जो बेसिक चीजें उपलब्ध होनी चाहिए प्रवीण अत्रे साहब, वो तो उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। और पहले के मुकाबले, क्योंकि शुरुआत में पहली लहर और दूसरी लहर में हमने तो ये माना ना कि हमने इससे पहले तक इस वायरस के बारे में हमें नहीं पता, इससे कैसे लड़ा जाए हमें ये नहीं पता, लेकिन अब तो हमारे पास अनुभव है, अब तो हमारे पास पुराना एक्सपीरियंस भी है। देखिए शुभेंदु, आलोचना का स्तर क्या है पहले वो समझना पड़ेगा। ठीक है रजत जी, ठीक है, जरा एक बार जवाब ले लेते हैं, उसके बाद मैं वापस आता हूं सर, वापस आता हूं। देखिए यहाँ पे इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता मुख्यमंत्री जी के बयान पे किस तरह से आलोचना कर रहे हैं, पहले उस स्तर को देखिए। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि ये जो ओमाइक्रोन जो वेरिएंट है ये फैलता तेजी से है, इसका संक्रमण दर जो है बहुत तेजी से फैलने की है, लेकिन ये इतना इसकी जो मोर्टेलिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है। लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ता, घर पे रह के ही उनका इलाज हो जाता है। अब यहाँ पे प्रवक्ता साहब कह रहे हैं कि देखिए मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है। मुख्यमंत्री जी कैसी बात कर रहे हैं साहब? आप एक बार स्टडी तो कर लेते। आप अगर ओमाइक्रोन को स्टडी कर लेते तो आपको समझ में आता, साउथ अफ्रीका जहां से ये वेरिएंट शुरू हुआ, अगर आज साउथ अफ्रीका की स्थिति को देख लेते पेशेंट्स की और वहां पे हॉस्पिटलाइज कितने पेशेंट हुए तो आपको समझ में आ जाता। आप यहाँ पे यूके की बात कर रहे हैं तो आप पहले ये तो देख लेते कि यूके के अंदर जो इन्फेक्शन फैला उसमें से कितने लोग हॉस्पिटलाइज हुए, ये पढ़ लेते एक बार। केवल इसलिए कि आलोचना करनी है साहब, कुछ भी गलत बोल के आलोचना कर ली। अब कहते हैं देखिए साहब 50% से ज्यादा मेडिकल स्टाफ की कमी है हरियाणा में। अगर ये इनके तर्क को मैं शुभेंदु सही मान लूं तो जब इन लोगों की सरकार थी उस हिसाब से तो फिर मेडिकल स्टाफ 0 होगा, क्योंकि जब हमारी सरकार आई हरियाणा प्रदेश के अंदर मात्र 750 एमबीबीएस की सीट्स होती थी कॉलेजेस के अंदर, मतलब एक साल में 750 डॉक्टर बनके निकलते थे। वर्तमान सरकार ने क्या किया, वो सीट्स को बढ़ा के 1750 कर दिया। अब मुझे ये बताए कि उसका लाभ किसको हुआ? नंबर 1। अभी यहाँ पे बजरंग जी एक बात कर रहे थे, देखिए साहब ऐसा है कि यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है। इन दोनों मित्रों से ये जरूर जानना चाहूंगा कि आप ये बता सकते हैं कि हरियाणा के अंदर अप्रूव्ड पोस्ट ऑफ डॉक्टर्स कितनी है और वर्तमान में कितने डॉक्टर्स काम कर रहे हैं? ये फिगर एक बार बता दीजिए, दर्शक सुन लेंगे। केवल इसलिए आलोचना करना कि आके बैठे और ये बोल दिया साहब डॉक्टर नहीं है, साहब स्टाफ नहीं है। ये वो प्रदेश है, देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है सुबेंदु जिसको हमें सबको समझना पड़ेगा। वो पहलू क्या है कि जैसे आपने कहा था कि राहुल जी ने पहले ये कहा था कि सरकार लेट हो गई, सरकार को लॉकडाउन लगा देना चाहिए था, वही राहुल जी ने ये भी कहा था कि सरकार ने लॉकडाउन क्यों लगाया। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ये बात कर रहे थे कि लॉकडाउन कोई इलाज नहीं है। तो जब राहुल गांधी जी लॉकडाउन की बात करते हैं, प्रवक्ता कहते हैं लॉकडाउन का इलाज नहीं है, तो आप समझ सकते हैं वैचारिक रूप से एक राजनीतिक दल किस स्थिति में आके खड़ा हो गया है। आपको एक उदाहरण देता हूं। ठीक है। जिस वक्त पूरे देश ने 100 करोड़ डोज, तीसरी योजना की बात है अत्रे जी, आज की तीसरी योजना की बात कर रहा हूं मैं, पूरे पहले की बात नहीं कर रहा मैं। आप पहले की बात ना दोहराओ, पहले की गलती आप सुनोगे ना। आपने हरियाणा को किस प्रकार लुटा है, सारी बात ना पूछो। आप आंकड़े अतरक देखते हो, ना तो हॉस्पिटल में व्यवस्था है ना सफाई व्यवस्था है। क्या है आपकी सरकारी हॉस्पिटल में? लूट घुसपुट के सिवाय
कहाँ डॉक्टर है? आप डॉक्टर की बात करते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल लोग इलाज करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में लोग करने के लिए जाएंगे प्रदेश के अंदर। ठीक है बजरंग जी ठीक है, करोड़ डोजेस हरियाणा प्रदेश में लग चुकी है। ऐसे और जिस चलिए मैं उस पर भी आऊंगा, मैं बूस्टर डोज को लेकर के भी बात करूंगा सर। प्रवीण अत्रे साहब एक सवाल मैं, ठीक है हाँ सर, मैं एक मिनट जरा AK पांडे साहब को भी जरा जोड़ लेते हैं ना, एक मिनट मैं वापस आपसे जवाब लूंगा, आप काउंटर कीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन AK पांडे जी, अब ये बड़ा सवाल है कि भारत के अंदर अभी तो दुनिया भर के अंदर चर्चाएं इस बात को लेकर के है कि बूस्टर डोज कैसे लगे और कब से शुरू कर दी जाए, लेकिन भारत में तो अभी बहुत सारे ऐसे, जैसा कि अभी प्रवीण अत्रे साहब ने भी बताया कि 13 लाख लोग ऐसे प्रदेश के अंदर हैं जिनको वैक्सीन की डोज ही नहीं लगी है, चाहे वो किसी भी कारण से हो। तो ये तो अभी सबसे बड़ा चैलेंज, तो चुनौती सबसे बड़ी सरकार और प्रशासन के सामने ये है कि लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। बूस्टर डोज तो बहुत बात की बात है। AK पांडे जी देखिए शुभेंदु जी, ये बिल्कुल आपने सही फरमाया। बूस्टर डोज को लेकर पहले तो वैक्सीनेशन को लेकर अभी वैक्सीन की सप्लाई में और डिमांड में कोई इतना नहीं है, माने ऑन डिमांड सभी को वैक्सीन अवेलेबल हो रहा है। हमारे यहाँ भी वैक्सीन की अभी कोई कमी नहीं है। फरीदाबाद में भी लोगों को अपील किया जा रहा है कि लोग अब एक्चुअली लोगों को और ज्यादा या तो उनके वर्क प्लेस पर जाकर के जा के लगवाए, जरूरत पड़े तो कैंप करके इंडस्ट्रियल यूनिट में जा के लगवाएं, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सबको एटलीस्ट फर्स्ट ये रूटीन वैक्सीनेशन जो है फर्स्ट और सेकेंड डोज लग जाए। बूस्टर डोज उसके बाद आता है। बूस्टर डोज से डेफिनेटली अभी कुछ डेटा अवेलेबल है कि बूस्टर डोज से प्रोटेक्शन है और जो इन्फेक्टिविटी भी कम होती है बूस्टर डोज लगने के बाद। पर पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वैक्सीनेट तो करें सभी इंटायर पॉपुलेशन को, क्योंकि उसकी वजह से सीरियस कोविड नहीं होगा, दैट इज आल्सो श्योर। जिसको वैक्सीन लगा है ये इन्फेक्शन तो होगा, हो सकता है होगा, और हम लोग आने वाले मंथ में देखेंगे, लेकिन माइल्ड केसेस रहेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत मिनिमम पड़े। ठीक है, मैं जरा प्रवीण अत्रे साहब, मैं इसमें एक सवाल जोड़ देता हूं। मैं जरा, आपने जो खुद कहा कि 13 लाख लोग अभी प्रदेश के अंदर ऐसे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि अभी भी 13 लाख लोगों के ऊपर एक संकट है? आपको कुछ उनके लिए करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी सख्ती नहीं करना चाहते हैं, अगर कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये मानकर चल रहे हैं ना कि वैक्सीनेट आपने कर दिया, लेकिन 13 लाख लोगों की जिंदगी का सवाल है, उनके लिए क्या? देखिए शुभेंदु, यहाँ पे शब्दों का फर्क आ गया थोड़ा। इस वजह से 13 लाख लोग नहीं छूटे हुए कि सरकार के पास वैक्सीन नहीं है या सरकार वैक्सीन नहीं लगा रही है, नहीं किसी भी कारण से सर। हाँ वही मैं तभी आपका धन्यवाद किया, क्योंकि जब वो आपका प्रोग्राम देखेंगे ऐसे लोग, तो उनके अंदर इस बात की जागरूकता आएगी कि उनको तुरंत जाके वैक्सीन लगवाना चाहिए। अब एक उदाहरण देता हूं, हरियाणा के अंदर लगभग 39 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी पहली डोज लग चुकी है, दूसरी डोज का उनका टाइम निकल गया। सरकार बार बार कैंपेन चला रही है, लेकिन वो सेकंड डोज के लिए आ नहीं रहे हैं। तो अब फर्ज किसका बनता है? फर्ज बनता है आप और हम जैसे लोगों का, कि वो जिस तरह सरकार जागरूकता कैंपेन चला रही है, तो हम भी अपने स्तर पे ऐसे लोगों को अपील करें कि भाई जाइए तुरंत अपनी सेकंड डोज लगवाइए। ये सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं छुटी हुई है, ठीक है, लेकिन बहुत से लोग लापरवाह हो गए। लेकिन अब इस नए वेरिएंट से बचाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे ना सर। बिल्कुल शुभेंदु, इसीलिए हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से मैं अपील करूंगा कि वो तुरंत जाएं अपने पास के हॉस्पिटल में जाके अपनी वैक्सीन लगवाए। ये मेरे सरकार की तरफ से अपील मान के चलें इसे। तो ये तो कम से कम हमें करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, रजत जी को जोड़ रहा हूँ, उसके बाद बजरंग जी आता हूँ आपके पास। हाँ रजत जी। देखिए शिवेंदु जी, थोड़ा टाइम दीजिएगा। हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने सीधा मेरे ज्ञान के ऊपर सवाल उठा दिया कि ओमिक्रॉन को स्टडी कर लिया होगा, बता दीजिए। नहीं ठीक है, पर्सनल कमेंट नहीं सर, पर्सनल किसी के लिए नहीं है वैसे। मैं इस पे ये आना चाहूंगा, अभी हरियाणा की प्रदेश की जनता पूरी सुनेगी। मैं पहले अत्रे जी जो भाजपा सरकार के प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि ओमिक्रॉन का करंट ट्रीटमेंट क्या है, और आप कैसे टेस्ट से पता चलता है, कौन सा टेस्ट है जिससे ओमिक्रॉन का टेस्ट पता चलता है? वो पांडे जी बताएंगे, डॉक्टर पांडे जी। नहीं पांडे जी नहीं, आप बताएंगे इस बारे में। आपको ओमिक्रॉन की नॉलेज है? नहीं पांडे जी बताएंगे, डॉक्टर वो है भाई, मैं थोड़ी डॉक्टर हूं जो मैं बताऊंगा ट्रीटमेंट। अच्छा रजत जी, ठीक है ना रजत जी, ठीक है, मैं बताता हूं, अब आप सुनिएगा, बीच में मत बोलिए। करंट ट्रीटमेंट जो है, पहले तो ओमिक्रॉन जो है ये जो साउथ अफ्रीका के ये गाउटेंग एक प्रोविंस है, वहां पे पाया गया था, और फर्स्ट केस बोत्सवाना में 11 नवंबर को मिला था। जो इसका करंट ट्रीटमेंट है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, जो IL-6 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, वो उस पे जो अभी करंट ट्रीटमेंट है वहां उस पे इफेक्टिव। और RT-PCR के अंदर ये कैसे डिटेक्ट होता है? हमारे जीन्स होते हैं NSEORF जीन्स, जिसमें SG नहीं होता है, जिसके टेस्ट में
वो कोरोना जो ओमिक्रॉन है वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया जाता है। दूसरा, अभी इस पे जो दवाइयां चल रही हैं, ट्रीटमेंट चल रहे हैं, सिम्टम्स चल रहे हैं, मैं सब पे आपको डिटेल में बात कर सकता हूँ। नहीं सर, करंट अभी जो सिम्टम्स मैं सिर्फ आपसे अभी प्रवीण अत्रे साहब ने सिर्फ इतना, वो AK पांडे जी बता देंगे सर, वो AK पांडे जी बता दीजिए। रजत जी, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि अभी जो 13 लाख लोग हैं हरियाणा के अंदर, उनके लिए आपको लगता है कि कुछ सख्ती करने की जरूरत है, या उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए शिवेंदु जी, ये सरकार जब MLO, एक जगदीश नैयर जी का भी उदाहरण दिया गया था, उनकी फैमिली तक के 2 लोग मर गए थे बेड के बिना। ना तो यहाँ सरकार के पास ऑक्सीजन है, मुख्यमंत्री जी कोरोना काल में उद्घाटन कराते हैं, ना वहां पे ऑक्सीजन है, ना वहां बेड के ऊपर कहीं पे बेडशीट तक नहीं है, लेकिन ये कोविड हॉस्पिटल्स के उद्घाटन करते फिरते हैं। सरकार को, मेरे को ये समझ में नहीं आता, डिनायल मोड में क्यों है, हर चीज के डिनायल मोड में रहते हैं। मैंने, आप ये बताइए, मैंने कब कहा? मैंने सिर्फ मुख्यमंत्री जी की उस बात के ऊपर कहा कि ये जो कोरोना की जो ओमिक्रॉन है इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है दवाइयों, वैक्सीन के अगेंस्ट। मैंने सिर्फ ये बात कही। ये बात की मुझे नॉलेज है कि ये कितना सिवियर है, कैसे इसके सिम्टम्स हैं। अभी इसके जो है बहुत जो बैड आपके वो नाइट स्वेट्स हैं, और उसके आपका स्क्रैची थ्रोट है, और भी अलग अलग सिम्टम्स हैं। या तो आप जनता को जागरूक कीजिए, कुछ ऐसी चीजें बताइए, आपको क्या नॉलेज है ओमिक्रॉन के बारे में। आप दूसरे प्रवक्ता को टेस्ट ना कीजिए। मैं तो यहाँ पे पूरी की पूरी आपको ओमिक्रॉन की नहीं, पर्सनल नॉलेज के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा सर, पर्सनल नॉलेज के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। तो मुझे लगा आपको जानकारी होगी अप्रूव्ड पोस्ट कितनी है, कितने डॉक्टर काम कर रहे हैं, तो आपने ये बात बोली है, तो मैंने इसलिए सवाल पूछ लिया। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आपको क्या जानना है? मैं आपने तर्क दिया, मैंने एक सवाल पूछ लिया। रजत जी ने ये सवाल उठाया है, रजत जी ने ये सवाल उठाया है कि अब आप क्यों नहीं लोगों तक वो जानकारी पहुंचा रहे हैं, और कितनी जानकारी आपने पहुंचाई और कितना लोग समझ पाए। मैं जरा इस पर जवाब लूंगा सर, लेकिन बजरंग जी को भी एक लाइन आपने एक सवाल अभी किया था कि जो 13 लाख लोग हैं उनके ऊपर क्या सख्ताई करनी चाहिए, वो थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। देखिए, सरकार ने बाकायदा ये डिक्लेयर कर दिया 1 जनवरी 2022 से जितने पब्लिक प्लेसेस हैं उन पे उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत होगी जो वैक्सीनेट होंगे। अब जो वैक्सीनेट नहीं है, जब वो पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकेगा, वो किराने की दुकान पे नहीं जा सकेगा, वो मॉल में नहीं जा सकेगा, वो बस स्टैंड पे नहीं जा सकेगा, वो रेलवे स्टेशन पे नहीं जा सकेगा, तो स्वाभाविक है वो वैक्सीन लगवाने के लिए दौड़ेगा। वो समझेगा कि पहले तुझे वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, तभी तू ये सुविधाओं का फायदा उठा सकता है। ये सरकार ने पहले डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, बजरंग दास जी जवाब दीजिए। देखिए, जनता को जागरूक करने की जरूरत है। ये सही बात है, 13 लाख व्यक्तियों के सिंगल डोज लगी है, बाकी डोज लगनी बाकी है। मगर जहां सख्ताई की बात है, अत्रे जी बोल रहे थे भी सख्ताई कर दी सरकार ने, आदेश कर दिए। मैंने अखबार में पढ़ा, न्यूज चैनल में भी देखा, भाई ये सख्ताई कर दी। सख्ताई जरूरी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर क्या है, जिस प्रकार अत्रे जी बार बार कहते हैं भी हमने ये कर दिया, मगर हकीकत स्थिति में देखोगे सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर मूलभूत सुविधा नहीं है, सफाई व्यवस्था नहीं है, बेड की हालत खस्ता है। जब थोड़ी सी बारिश हरियाणा में हुई, हॉस्पिटलों में 4-4 फुट पानी भर गया, और सारे टीवी आपके चैनल में, इंडिया न्यूज हरियाणा में लगातार दिखाया किस प्रकार हिसार के अंदर, फतेहाबाद के अंदर, सरसई के अंदर पानी, गुड़गांव के अंदर हॉस्पिटलों के अंदर पानी भरा हुआ। मगर आज के समय आलोचना करने की बात नहीं, मगर सबको मिलजुल कर इस बीमारी से लड़ने की जरूरत है, जनता की मदद करने की जरूरत है। हाँ, जो कमी है सरकार को मानना चाहिए, सरकार को अपनी थीपनी हर बात के हमने ये कर दिया, तो तुमने क्या किया? कोरोना के समय के अंदर हजारों लोग मर गए, लोग भूखे प्यासे भी रह गए, आप कोई मूलभूत सुविधा आपकी तरफ से नहीं मिली, ना तो ऑक्सीजन मिला, ना वेंटिलेटर मिले, ना आपके यहाँ बेड मिला। प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर किस प्रकार लूट घसूट हुई सबको पता है। गरीब आदमी कहाँ इलाज करा ले? किसका इलाज हो सकता? गरीब आदमी का एक हॉस्पिटल 20-20 लाख रुपए के बिल, 10-10 लाख के बिल, छोटे छोटे हॉस्पिटल 2-2 लाख के बिल बने हैं, सबको पता है। और फिर ये आंख मूंद लेते हैं, ये कहते नहीं जी हमारे तो पूरी व्यवस्था है, हमारा पूरा स्टाफ है। अगर आपके पास पूरा स्टाफ है तो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? प्राइवेट क्यों इलाज करा रहे हैं? ठीक है, अत्रे साहब जरा जवाब दीजिए। अत्रे साहब जवाब दीजिए, सरकारी अस्पतालों के अंदर व्यवस्थाएं उतनी पूरी क्यों नहीं हम कर पा रहे हैं कि जो आम इंसान है उनको जेब ढीली करके प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़े? नहीं, देखिए ऐसा है शुभेंदु जी, 2 बातें जो बजरंग जी ने विशेष तौर पे किया, पहले उनका जवाब देता हूं, फिर आप वाली जवाब दूंगा।
बजरंग जी ने यह कहा यहाँ पे कि कोरोना के दौरान जो है लोगों की मृत्यु हुई है, वाकई सही कह रहे हैं। जिस वक्त पूरे विश्व में यह महामारी फैली, इस महामारी की वजह से बहुत से लोगों ने अपने परिजनों को खोया, जो बड़ा दुखद विषय है। लेकिन चर्चा इस बात पे होना भी बहुत जरूरी है कि सरकार के इंतजामात की वजह से, तुरंत वैक्सीनेट करने की वजह से जो लाखों लोगों की जान बची, हमें उसकी भी चर्चा करनी चाहिए। ऐसे देश अमेरिका जैसे, जो इस मामले में स्वास्थ्य सेवाओं में हमसे अपने आप को बहुत बेहतर मानते थे, बिंदु जी ये पूछिए आपकी तरफ से व्यवस्था क्या थी? आपको तारीफ ऑक्सीजन था, वेंटिलेटर था, बेड था, इस बीमारी से लड़ाई आपके पास जो लोगों ऐसी बात करते हैं अभी। दूसरी अगर आपकी तरफ आपके पास व्यवस्था होती तो लाखों आदमी क्यों मरते? ठीक है सर, अब जरा जवाब सुन लेते हैं, जरा जवाब तो सुन लेते हैं। ठीक है ब्लैक के 50 बजरंग दास जी, गैस सिलेंडर सर एक एक करके, सर एक एक करके, ऐसे नहीं सर, बजरंग जी सुनिए ना, बजरंग दास जी एक एक करके सर, ठीक है गलती के कारण सर, अब सुन तो लीजिए, एक बार जवाब सुनते हैं। उन्होंने कितना क्या मैनेजमेंट है उनका, जरा सुन तो लेते हैं, जरा जवाब सुनते हैं। हाँ प्रवीण जी जरा जवाब दीजिए सर। बजरंग दास जी ठीक है सर, ठीक है, एक मिनट जरा सुनिए ना। नहीं है, अब चिल्ला क्यों रहे हो? सुन तो लो अब आराम से, जो आपने सवाल उठाया उनका जवाब सुन लो भाई। भाई जवाब सुन लो ना पहले, क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं बजरंग दास जी प्लीज सर, बजरंग दास गर्ग जी, देखिए बाकी पैनलिस्ट भी हैं, उनका देखिए उनका समय खराब हो रहा है, देखिए इस तरीके से नहीं। बजरंग दास गर्ग जी, बजरंग दास जी प्लीज, बजरंग दास जी प्लीज, इस तरीके से नहीं सर, इस तरीके से नहीं, बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं। देखिए बड़ा सीरियस टॉपिक है। ठीक है प्रवीण साहब, प्रवीण अत्री जी, ठीक है। हाँ जी, इन्होंने जो बात उठाई कि प्राइवेट हॉस्पिटल में 2-2 लाख रुपए के बिल बने, इस तरह की खबरें भी आई और सरकार ने तुरंत क्या किया? तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई की। पंचकुला के 3 उदाहरण तो मैं दे सकता हूं। यहां पे 2 प्राइवेट हॉस्पिटल की जैसी जानकारी सरकार के पास गई, सरकार ने तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई की। हिसार में बजरंग जी को खुद पता है, जिस हॉस्पिटल की ये खबर आई उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। सरकार ने बाकायदा कोरोना ट्रीटमेंट की सीमाएं तय कर दी, पेमेंट की सीमाएं तय कर दी, हर चीज की कीमत तय कर दी, क्योंकि सरकार के सामने भी इस तरह का विषय आया। ऑक्सीजन की कमी तो थी ना, जिसके लिए बड़ी मारामारी हुई। और सवाल तो उसके बाद भी ये भी उठे कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जिन लोगों की मौत हुई उनका क्या? देखिए ऐसा है, ये बात तो पार्लियामेंट में भी डिस्कस हो चुकी है शुभेंदु जी, और आपसे निवेदन करूंगा, जब देश की सर्वोच्च जो पंचायत है वहां पे अगर कोई विषय डिस्कस होके उसका जवाब आ चुका हो, उस जवाब के उलट अगर आप यहाँ बैठ के बात करेंगे तो बतौर मीडिया ये तो सवाल उठ रहे हैं सर, ये तो विपक्ष कह रहा है। अपोजिशन उठाए, लेकिन आप तो उस मैं तो उन्हीं का सवाल, मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो सवाल उठा रहे हैं, यही तो कह रहे हैं। अब चलिए मैं आपकी बात का जवाब, नहीं सर बजरंग जी देखिए ऐसे नहीं, देखिए आपने सवाल किया ना, अब जरा जवाब तो सुन लीजिए। इस तरीके से नहीं बजरंग दास गर्ग जी प्लीज, इस तरीके से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर प्रवीण अत्री जी जवाब दीजिए, बहुत जल्दी से जवाब दीजिए, फिर उसके बाद में पांडे साहब इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार ये बात डिक्लेयर करे कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी से एक भी डेथ नहीं हुई, पंजाब की कांग्रेस सरकार भी यही डिक्लेयर करे, राजस्थान की कांग्रेस सरकार भी डिक्लेयर करे, तो बजरंग जी को सवाल किससे पूछना चाहिए? आप पहले तो अपनी सरकारों से पूछना चाहिए कि आप ये कैसे डिक्लेयर कर रहे हो। इसका मतलब वो सही बोल रही हो, सवाल क्यों नहीं पूछा? अच्छा चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। रजत जी मैं आता हूँ एक मिनट, मैं जरा ए के पांडे साहब भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं जरा उनसे एक रिएक्शन लेता हूँ। ए के पांडे साहब जरा बड़ा सवाल है सर कि आप लोगों के लिए क्योंकि आने वाले समय में, बजरंग दास जी प्लीज एक मिनट जरा सुनिए ना, जरा सुनिए, एक्सपर्ट भी इस वक्त मंच पर है, जरा उनको भी तो सुन लेते हैं ना, उनको भी थोड़ा सा समय दें। ए के पांडे साहब, बड़ा सवाल तो यह है कि अब आने वाले समय के अंदर 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव है, अब शादियों का समय भी है और दूसरी तरफ जो है नया साल का आगमन भी होने जा रहा है, तो ऐसे में पार्टी भी होती हैं, लोग अपने घरों से बाहर भी निकलते हैं, तो ऐसे में इन सभी चीज़ों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि सोशल गैदरिंग इन सभी चीज़ों को कुछ हद तक सीमित कर देना चाहिए? देखिए ये तो आज ही जो प्रेस रिलीज हुआ है इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें वो क्लियर किया गया कि ये कमिंग मंथ फेस्टिव सीजन्स भी हैं, मैरिज सीजन्स भी हैं, इलेक्शंस हैं, और ये सारे ही इवेंट मिला के मतलब ऑलरेडी पता है कि ओमिक्रॉन हाईली इन्फेक्टिव है, तो ये गैदरिंग एक बहुत बड़ा मतलब फैलाने में एक स्टिमुलेंट का काम करेगा। तो या तो
वैक्सीनेशन इंश्योर करे कि जो भी गैदरिंग कहीं भी जाए सोशल गैदरिंग में, उनको इवन मैरिज फंक्शन में भी वहां पर कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि जो लोग भी जाए वो दोनों डोज वैक्सीन का इंश्योर करें, उन्हीं को अलाउ करना चाहिए। इस टाइप का कुछ माने रिस्ट्रिक्शन मतलब नहीं लगाने से ये ड्रॉबैक होगा, इसको कंट्रोल। हाँ, यानी कि आगे बहुत ज्यादा ये संक्रमित और भी ज्यादा लोग हो सकते हैं। रजत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बात पूरी कीजिए। हाँ जी, देखिए ये कांग्रेस के राज्यों में क्या था और भाजपा के राज्यों में क्या था, मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा। मैं आपको एक कथूरिया हॉस्पिटल है गुड़गांव का, उसका एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जहाँ पे आईसीयू के अंदर ऑक्सीजन की कमी से वहां पे लोग लाशों के ढेर लगे हुए थे, लोग मरे पड़े थे, और जो उनका स्टाफ है, डॉक्टर्स तो भाग ही गए थे, जो उनका वहाँ स्टाफ है वो भी कहीं कैंटीन में छुपा हुआ है, कोई बाथरूम में छुपा हुआ है। तो जब उनके परिजनों ने आके देखा तो वहां लाशें ही लाशें थी, और ऑक्सीजन की वजह से काफी लोगों की वहां पे जान गंवानी पड़ी। तो ये सारी की सारी चीजें मीडिया में निरंतर रिपोर्ट होती रही हैं। हम इससे चाह के भी इसको हम चुटला नहीं सकते कि यहाँ पे कोरोना काल में हमने क्या कुछ देखा है दूसरी लहर के अंदर, और उससे भी अगर हम सीख नहीं ले सकते पहली और दूसरी लहर से, और हम तीसरी लहर में अगर हमें कुछ फेस करना पड़े तो हाईली इन्फेक्शियस है, निश्चित तौर पे है, क्योंकि इसके अंदर 50 म्यूटेशंस हैं, और 30 म्यूटेशंस तो ठीक है। लेकिन इन सभी चीजों से सबक लेने की जरूरत है। आगे आने वाले समय में किसी भी तरीके से जनता को परेशानी ना हो, इसके लिए पहले से ही प्रावधान किए जाने चाहिए। खैर बहुत शुक्रिया, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रोकना चाहूंगा सर। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन ओमिक्रॉन के इस बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रभावी कदम उठाने की क्या वाकई में जरूरत आ चुकी है? क्या वाकई में कुछ बड़ा डिसीजन अब राज्यों की सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा लिया जा सकता है? ये देखने वाली चीजें। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।